मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं जल प्रदूषण के बारे में। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या कारण है इस जल प्रदूषण होने के, और जल प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, और जल प्रदूषण को कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है, इसका अध्ययन हम इस वाटर पोल्यूशन के चैप्टर में करेंगे। इस वीडियो के साथ ही आपको अन्य वीडियो प्राप्त होंगे जो जल प्रदूषण से संबंधित होंगे। जल प्रदूषण से संबंधित यह पहला वीडियो है जिसमें सर्वप्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं कि जल जो है वह क्यों आवश्यक होता है। तो जल जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। एक बारी को तो भोजन के बिना मनुष्य जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए जल जो होता है ये आधारभूत तत्व होता है, बेसिक कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का। अब जल में भौतिक और मानवीय कारणों से यदि उसमें उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ रहा है और उसके अंदर कई अन्य विकारात्मक चीज़ें अगर उसमें मिला दी गई हैं तो उससे जल जो है वह दूषित होने लग जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वर्तमान समय में वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वह जो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रहा है और इसी के साथ वह जल को भी प्रभावित करता जा रहा है। अब यदि इस तरह के प्रदूषित जल का सेवन किया जाता है तो यह क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो देश डेवलपिंग स्टेज में हैं, जैसे हमारा भारत इसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना होती जा रही है तो उनसे जो जल का जो प्रदूषण है वह भी बढ़ता जा रहा है। और जो सुरक्षित जल होता है, सुरक्षित जल जो है यह वो जल है जिसका प्रयोग यदि हम करते हैं, स्वच्छ जल जिसे हम कहते हैं, अगर इसे हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। तो स्वच्छ जल जो होता है वह रंगहीन, गंधहीन और स्वाद में अच्छा होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है। परंतु यदि जल प्रदूषित हो गया है तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रदूषण की जो परिभाषा है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जल के जो अवयव हैं उसमें बाहरी तत्व अगर प्रवेश कर गया है तो उससे क्या होगा कि जल का जो मौलिक संतुलन है वह बिगड़ जाता है और इस प्रकार जल के दूषित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जल में जो इस हानिकारक तत्वों की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब जल का रंग, उसका रूप, गंध और स्वाद में भी परिवर्तन होता है, या हम यूँ कहें कि जल में दुर्गंध आने लग जाती है, इसका स्वाद अरुचिकर हो जाता है, तो ऐसा जो जल है यह प्रदूषित जल कहलाता है। और जो हानिकारक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं वे जल प्रदूषक कहलाते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, जो उस जल को खराब कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रदूषक पदार्थों से युक्त जो जल है यह अपनी स्वाभाविक गुणवत्ता को नष्ट कर देता है और इस प्रकार का जो जल है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और यदि जल प्रदूषण जो है
क्यों हो रहा है, इसके कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो जल प्रदूषण जो है मुख्यतः जो मनुष्य है उसके क्रियाकलापों से उसके प्राकृतिक, रासायनिक और जैविक घटकों में धीरे धीरे कमी आ रही है, या हम यूँ कहें कि जल अवयवों की गुणवत्ता कम हो रही है पिछले कुछ दशकों में अगर देखा जाए तो। और औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में क्योंकि विकास हो रहा है, मानवीय गतिविधियों की वृद्धि हो रही है, इस कारण जो जल प्रदूषण की समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कि जल प्रदूषण के मानदंड क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या ऐसे बिंदु हैं या जल प्रदूषण के प्रकार और सीमा के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं जिससे यह ज्ञात होगा कि जो जल है वह किस स्तर पर प्रदूषित हो रहा है। तो कुछ तो प्राकृतिक मानदंड है जिसमें यह है कि पानी का रंग जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। पानी जो है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। तो पानी का रंग, गंध, घनत्व और तापमान प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण के बारे में सही सही जानकारी देता है। जो सामान्य घटक हैं जल के, अगर उनमें असामान्यता पाई गई है, जैसे इस उदाहरण से हम समझते हैं कि पानी का रंग अगर बदल रहा है, गंध, अप्रिय गंध उसमें से आ रही है, या उसके नॉर्मल टेम्परेचर में भी अगर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो जल है वो प्रदूषण उसका हो रहा है। इसी प्रकार कुछ रासायनिक मानदंड भी बताए गए हैं, जैसे जल का पीएच। तो अगर फ्रेश वाटर होता है, स्वच्छ वाटर है, तो उसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है। और यदि उसमें कुछ अन्य तत्व मिला दिए जाएं तो या तो पीएच बढ़ जाएगा। पीएच अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि जो जल है वह क्षारीय प्रकृति की तरफ जा रहा है। और यदि पीएच 7 से कम आता है तो इसका अर्थ है कि जल अम्लीय प्रकृति की तरफ जा रहा है। परंतु वास्तव में जो जल है वह उसका पीएच न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास आता है, जो कि उदासीन पीएच को दिखाता है। इसी के साथ टीडीएस एक कंपोनेंट है। टीडीएस ये बताता है कि कितनी अशुद्धियाँ उसमें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त आयनिक साम्य है, उसका जो जल है उसका उसमें उपस्थित जो सघन तत्व हैं, उसके अंदर जो विलीन ऑक्सीजन है जिसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, उसकी मात्रा कितनी है। इसके अतिरिक्त जो वाटर है उसके अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ कितने हैं, जैव रासायनिक पदार्थ कितने हैं। इसके अलावा उसके अंदर होने वाली जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो कितनी कम और ज़्यादा हैं, और उनके फलस्वरूप जो जैविक पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं वो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो ये सारी चीज़ों की जब जानकारी प्राप्त की जाती है और इन सब का जब रासायनिक परीक्षण द्वारा ये ज्ञात किया जाता है तो ये सब चीज़ें रासायनिक मानदंड के अंदर आती हैं। और अगर जो सामान्य वैल्यूज़ हैं वाटर की, अगर वाटर की वैल्यूज़ ये सारी सामान्य आती हैं, नॉर्मल आती हैं, तो वो स्वच्छ वाटर कहलाता है। और यदि उसका पीएच, टीडीएस, आयनिक साम्य, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैव रासायनिक क्रियाओं, इन सब की मात्राएं अगर असामान्य आती हैं तो इसका मतलब है कि जल जो है वह अपनी स्वाभाविक गुण से थोड़ा हट रहा है, अर्थात जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। अब यहीं हम बात करते हैं कि जल में पाई जाने वाली जो अशुद्धियाँ हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो जल में जो पाई जाने वाली अशुद्धियाँ हैं उन्हें 2 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। घुलनशील अशुद्धियाँ और अविलंबित या निलंबित या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो उसमें नीचे बैठ जाती हैं। और कुछ अशुद्धियाँ हैं जो उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो घुलनशील अशुद्धियाँ जो होती हैं वो उसमें ज़्यादातर गैसीय पदार्थ होते हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, या कुछ ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं। गैसीय पदार्थों की यदि बात की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये ऐसी गैसेस हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं। इसी के अलावा जो ठोस पदार्थ में जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन और लेड, मैग्नीज, ये कुछ तत्व हैं जो उसमें घुली हुई अवस्था में
उपस्थित होते हैं। और निलंबित अशुद्धियों की जब बात की जाती है तो निलंबित अशुद्धियों में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। कार्बनिक अशुद्धियों के अंदर जैसे इसके अंदर औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ कचरा हो सकता है, और कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, रोगाणु और जो कृमि होते हैं उनके अंडे, लार्वा, ये सारी चीज़ें अगर पानी में उपस्थित हैं तो वे सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के अंदर आती हैं। और अकार्बनिक अशुद्धियों के अंदर अगर हम बात करें, ये तो थी कार्बनिक अशुद्धियाँ। अकार्बनिक के अंदर जैसे मिट्टी आ गई पानी में, कीचड़, धूल, इसके अलावा बालू, रेत या सिलिका, इस तरह की चीज़ें अगर वाटर में प्रेजेंट हैं तो ये सब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार ये जो अशुद्धियाँ हैं, इन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाना चाहिए और इन अशुद्धियों को पानी में मिलने से रोका जाना चाहिए, तो प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। तो आज हमने अध्ययन किया कि जल प्रदूषण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और कौन से ऐसे जल प्रदूषण के मानदंड बताए गए हैं जिससे हम यह डिसाइड करते हैं कि जो वाटर है वो किस लेवल पर पॉल्यूट हो चुका है। इसके आगे के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं और मानव जीवन पर, हमारे प्रकृति पर इस जल प्रदूषण का क्या प्रभाव हो रहा है। धन्यवाद।